नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। भोपाल से बड़ी खबर, जहां 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बदले गए ग्वालियर कलेक्टर और कमिश्नर। डॉक्टर सुदाम काणे ग्वालियर संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं। दीपक सिंह को इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर कमिश्नर बाल सिंह भयाड़िया भी हटा दिए गए। रुचिका चौहान ग्वालियर की नई कलेक्टर होंगी। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह मंत्रालय में पदस्थ किए गए। संजीव कुमार झा को चंबल संभाग कमिश्नर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। पवैया से मुलाकात करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके घर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद थे। पवैया से मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज मेरे शहर में कई कार्यक्रम थे, ऐसे में मैं अपने वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी के निवास पर आया हूँ। पवैया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। विद्यार्थी परिषद के समय से मुझे उनका मार्गदर्शन मिला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे विकास के मामले में सामूहिक प्रयास होते रहेंगे। सीएम डॉक्टर यादव से मुलाकात के बाद जयभान सिंह ने कहा कि मोहन यादव जी से हमारे ताल्लुकात वैचारिक अधिष्ठान के हैं। आज जो आए मुझे अच्छा लगा। मैं जयभान सिंह पवैया जी के निवास पर आया हूँ। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। विद्यार्थी परिषद समय से उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी भी, हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में हमारे ऐसे सभी सामूहिक रूप से प्रयास होते रहेंगे और ग्वालियर को जो आज सौगातें मिली। मैं भी ABVP का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी ABVP के ही प्रोडक्ट हैं। तो हम दोनों का रिश्ता वैचारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है पुराना। आज वो आए यहाँ, मुझे अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सियासत शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। उमंग सिंघार ने कहा कि MP में लोकायुक्त पद की नियुक्ति मोहन सरकार के द्वारा असंवैधानिक रूप से की जा रही है। सरकार केवल पत्र के माध्यम से स्वीकृति चाहती है। नाम फाइनल करने के बाद मुझसे स्वीकृति की आवश्यकता क्या है? यह प्रक्रिया असंवैधानिक है। इसमें मध्य प्रदेश को नुकसान होगा क्योंकि यह पद महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार को एक निष्पक्ष व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो व्यक्ति जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रख सके। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की जा रही है मोहन सरकार के द्वारा। मैं मोहन यादव जी को मैंने पत्र के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को भरोसे में लेके या सर्वसम्मति से निर्णय करें, लेकिन सरकार इसमें नहीं चाहती। इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। मोहन यादव सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। आइए अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अतिथि सत्कार का एक अलग अंदाज। ताजा मामला ग्वालियर में आयोजित हुए नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर आमंत्रित थे, जिनकी अगवानी सिंधिया ने की। और फिर इसके बाद वो खुद गाड़ी ड्राइव कर तीनों अतिथियों को कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए। कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से गाड़ी का ड्राइव करते हुए तीनों अतिथियों को सिंधिया ने ही यहां तक पहुंचाया। जिस वक्त सिंधिया गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री यादव बगल वाली सीट पर थे, जबकि पिछली सीट पर महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए थे। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर वासियों को कई सौगात दी। साथ ही उन्होंने सिंधिया परिवार के छतरी पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने छतरी परिसर में राजमाता स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर धर्मगुरुओं का पुष्पहार और शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर में कटुरा ताल मार्ग पर स्थित सिंधिया राज घराने के छतरी परिसर में स्वर्गीय माधवराज सिंधिया को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे विश्वास है कि वे जहां भी हों, उनके मन में एक प्रफुल्लता की भावना अपने समस्त ग्वालियर चंबल संभाग के परिजनों के प्रति जरूर होगा और उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के निवास पर पहुंचे। इस दौरान अंचल की 4 सीटों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। भिंड भाजपा प्रत्याशी संध्या राय, मुरैना से प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा के साथ बंद कमरे में चर्चा की। चर्चा के बाद सीएम ने मीडिया से कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, भाजपा अंचल की सभी सीट जीतेगी, हम प्रदेश की सभी सीट जीतेंगे, हमारी तरफ से सभी को बधाई। सभी कूनों में चीता शावकों के पैदा होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। सीएम बोले, हमारे कूनों पालनपुर में 5 नए मेहमान आए, 5 चीता शावकों का स्वागत है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चीता प्रोजेक्ट के लिए बधाई देता हूँ। प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, भिंड की प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती संध्या राय जी, शिव मंगल सिंह भदौरिया, हमारे मुरैना के प्रत्याशी के साथ बैठ करके बात की है। हमारी तैयारी है, भाजपा निश्चित रूप से अपनी सारी सीट जीतेगी। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कूनो पालनपुर अभयारण्य में 5 नए मेहमान आए हैं, 5 चीता शावक आए। मैं अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से ये परिवार का कुनबा बढ़ रहा है। सब प्रत्याशियों से स्वाभाविक है, हमारी सांसद संध्या राय जी, शिवमंगल सिंह जी, हमारे मुरैना से जो प्रत्याशी है, ये पूछा था कि कहाँ तक क्या काम हुआ है, कार्यालय वारालय, जो नली चर्चा रहती है वो चर्चा की। खरगोन पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी के लोकसभा चुनाव क्लस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा ने भाजपा जिला प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। पहली बार खरगोन पहुंचे उप मुख्यमंत्री देवड़ा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी प्रवेश के सवाल पर डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में अब पार्टी से रुचि हो गई, इसलिए सुरेश पचौरी सहित सभी वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो निश्चित रूप से आप रोज देख रहे हैं, कल हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी और संजय शुक्ला जी, ऐसे और भी कई लोग जो भी इतने वरिष्ठ हैं, जो पुराने कांग्रेस के जो विचारधारा के रखने वाले लोग हैं, उनके प्रति बिल्कुल अरुचि हो गई है उनको, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। एमपी सरकार ने कश्मीर को लेकर बनाए गए फिल्म 370 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, जिस पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मंत्री शर्मा का कहना कि बीजेपी सरकार खुद के एजेंडे को बढ़ावा देने वाले फिल्म को टैक्स फ्री करती है, जबकि समाज को संदेश देने वाले फिल्म 12वीं फेल मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया गया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। 12th फेल उसको टैक्स फ्री करो, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, उसको टैक्स फ्री नहीं किया। तो ये तो वो जो एजेंडे जिनसे इनको लाभ हो सकता है वो चलाते हैं, लेकिन जो आम युवाओं को प्रेरणा दे सके ऐसे एजेंडे से इनका कोई लेना देना नहीं। भोपाल के वल्लभ भवन अग्निकांड पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ और नहीं हो सकती। जो सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करती है, वो सरकारी कागजों को भी नहीं बचा पा रही। इससे पहले सतपुड़ा भवन में लगी आग में कोरोना काल के मरीजों के इलाज से जुड़े दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए थे। इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? और आप कहते हो आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जा रहे हो, अरे अपने कागज तक को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे को तो ये आश्चर्य लगता है कि ये प्रशासन है कि क्या है, ये तमाशा है। इनका ना तो कोई कंट्रोल है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता है। कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल ने ओटीटी को बदनाम बताया। सुनील पाल ने कहा कि ओटीटी एक बदनाम जगह है, जहां काम करने वाली टीम कलंककार और आतंकवादी और समाज में गंदगी फैलाने वाले वायरस की तरह है, जिसको लेकर कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल से बात की हमारी संवाददाता हरप्रीत ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनील पॉल। भोपाल पहुंचे हैं, कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सुनील जी, स्वागत है आपका। ओटीटी को लेकर अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ओटीटी में इन दिनों जिस तरीके से कॉमेडी को बहुत अश्लीलता के साथ परोसा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 2-3 टाइप की ओटीटी है। कुछ ओटीटी तो वाकई जैसा आपने कहा, जिसको मैं सॉफ्ट कोठा भी कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मेरे शब्द के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा व्यवहार और वैसा प्रचार और प्रसार बना रखा है, बिना नग्नता की उनकी कोई बात पूरी नहीं होती, बिना गाली गलौज की कोई उनकी बात पूरी नहीं होती,
चाहे वो कॉमेडी में लड़का हो या लड़कियाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो देश की नारी है, जो नारी शक्ति है, जो बहुत मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ रही है, अपने परिवार का ख्याल रख रही है और अपनी एजुकेशन, अपने संस्कार, अपने आप को सुंदर से सुंदर बनाती जा रही है। ये सब कर करके उन महिलाओं का जो हक है, जो रियल में देश के लिए कुछ कर सकती है, उनका ये मिसयूज़ कर रही है। राजनीति की तरफ कभी मुड़ना चाहेंगे कॉमेडी के साथ? राजनीति में इतनी कॉमेडी है ऑलरेडी, तो मैं क्यों उसमें आऊँ। का जोक्स अपार्ट, राजनीति बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि इसमें आने के लिए बहुत आपका दिमागी तौर पे बहुत तैयार होना ज़रूरी है। आम आदमी की बस की बात नहीं है, साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं भोपाल जिंदाबाद। और बहुत पसंद है इन्हें भोपाल, जैसा कि सुनील जी ने यहाँ पर बताया। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर सलाह भी दी है, चेतावनी भी दी है और आग्रह भी किया है कि आप कॉमेडी करें, लेकिन कॉमेडी के साथ अश्लीलता ना परोसें, क्योंकि आपको घर घर लोगों को हंसाना है, लेकिन अपनी इस हंसी मजाक को आगे जो लोगों का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में वॉर रूम तैयार किया, जहां से रोजाना प्रदेश से आने वाली हर सूचना मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही है। रोजाना 7000 कॉलिंग कर महत्वपूर्ण जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। वॉर रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए बाकायदा एक डिजिटल वॉर रूम बनाया गया है, जहां से रोजाना कॉलिंग की जा रही है और मंडल स्तर तक के हर एक कार्यकर्ताओं को सूचना प्रेषित की जा रही है। आपको अंदर लेके चलते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर का डाटा कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोजाना के 6 से 7 हज़ार कॉलिंग की जा रही है और इंदौर के हर एक कार्यकर्ता यानी बीजेपी के सारे पूरे हर एक कार्यकर्ता मंडल तक के कार्यकर्ताओं को ये सूचना जो है प्रेषित की जा रही है। आप देखेंगे कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अपने हाथों में लिस्ट लेकर जो भी सूचनाएं प्रदेश कार्यालय से नीचे तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। सुधा जी इस डाटा सेंटर की इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुधा जी, फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की सूचनाएँ प्रदान करना होती हैं, प्रदेश कार्यालय से कैसी सूचनाएँ आती हैं और अभी फिलहाल किस तरीके का काम चल रहा है? हम यहाँ पर विगत 6 महीने से डाटा प्रबंधन समिति में होने के बाद से विधानसभा चुनाव में भी ये डाटा सेंटर चला है और अब लोकसभा चुनाव में भी ये डाटा सेंटर है। हम निरंतर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को यहाँ से सूचना कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपना एक वॉर रूम तैयार करके रखा हुआ है। बिल्कुल, चुनाव एक वॉर ही होता है हमारे लिए। हर कार्यकर्ता भी तैयार है और डाटा सेंटर भी तैयार है 400 पार होने के लिए। बिल्कुल, हम इस बार पूरे निरंतर तैयार हैं और वॉर रूम ही कह सकते हैं आप इस डाटा सेंटर को। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने इस बार संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प ले लिया है कि इस बार 400 पार, तो कार्यकर्ता किस तरीके से 400 पार कराने की जो रणनीति है वो तैयारी कर रहे हैं। जब हर एक सूचना कार्यकर्ता तक पहुंचेगी तो काम भी उतने जमीनी स्तर तक पक्का मजबूत करने का प्रयास बीजेपी का कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। नर्मदापुरम होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दर्शन सिंह चौधरी पहली बार खरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और चुनावी रणनीति बनाई, जिसको लेकर दर्शन सिंह चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। उनका पूरा देख रहे हैं IBC 24। होशंगाबाद का चुनाव अब लड़ेंगे दर्शन सिंह जी चौधरी और हमारे साथ में है। सर, क्या कहेंगे कि होशंगाबाद, एक मिनट साइड हो जाइए। होशंगाबाद लोकसभा चुनाव में आपको भाजपा ने टिकट दी, सामने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? पहला चुनाव है दर्शन सिंह चौधरी का, किस नजरिए से उसको देखते हैं? कैसा रणनीति रहेगी? कार्यकर्ताओं से आज बात हुई है, किस विषय को लेकर बात हुई है, क्या रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिसने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने टिकट दी है। मैं उसके लिए प्राणपण से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हमारे तो कैडर विश पार्टी, इसमें कार्यकर्ता कैंडिडेट कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ तो
कमल का फूल ही कैंडिडेट मान के काम करते हैं। और जो जोश जुनून आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में, मैं कह सकता हूँ कूद के पांव पालने में दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये चुनाव हमने पहले भी जीते, अभी विधानसभा जीती और आगे लोकसभा भी हम जीते। ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी, जिन्होंने बताया कि कैसे क्या वो चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे थे IBC 24। इंदौर के भाजपा कार्यालय से आज 2 LED वाहन रवाना किए गए। इन रथों के जरिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी और आमजन से विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से रवाना किए गए वाहन इंदौर पहुंचे थे, जो इंदौर से में भ्रमण के लिए रवाना किए गए। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इस तीसरी बार की सरकार में भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बने, इसके लिए जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं के आधार पर 2029 तक की सरकार का संकल्प पत्र तय हो। इसलिए देश भर में 1000 से ज़्यादा LED रथ मोदी जी का संदेश लेकर लोगों का सुझाव लेने के लिए निकले हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। और ये रथ आज पूरे इंदौर लोकसभा के विभिन्न स्थानों पर लगातार जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे और क्या उस संकल्प पत्र में आना चाहिए, क्या ऐसा विषय आना चाहिए जिससे हम विकसित भारत बनाने में मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। जनता से ये सुझाव लिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे आम जनता को जो लाभ मिला है, इस रथ के माध्यम से उन योजनाओं का प्रचार होगा और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होगा, जो मोदी जी का विजन होगा, उस विजन के लिए 1 करोड़ परिवारों से सुझाव मांगे हैं। वो सुझाव पेटी भी इसमें रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में जगार 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर 5 कला साधकों को सम्मानित किया गया। सीएम साय ने कहा कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। शिल्पकारों के प्रोडक्ट का प्रचार के लिए हर जिले में दुकानें होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हें उचित जगह मिले। शिल्पकारों की कला को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हर साल जगार मेला लगता है 10 दिन का और आज शुभारंभ किए हैं। 19 तारीख तक ये चलेगा और इसमें प्रदेश भर के शिल्पकार यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 13 प्रदेशों से भी यहाँ पर 130 शिल्पकार अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर आए हैं। उत्कृष्ट काम किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लकड़ी में, बेल मेटल में, कपड़े में, गोदना में, उनको पुरस्कृत किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जगार 2024 मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम साय ने मेले में लगे स्टॉल्स का जायजा लिया। IBC 24 से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि कलाकारों की कला को और भी बढ़ावा मिले, ये कोशिश होगी। हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने उनसे बात की, सुनिए। जगार 2024 का आज शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो स्टॉल्स का जायजा ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप स्टॉल्स का जायजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देख रहे हैं यहाँ प्रदेश भर के शिल्पकार अपना उत्पाद को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो एक से एक अच्छा मतलब सब पारंगत हैं। कोई बेल मेटल में बना रहे हैं, कोई कपड़ा में, गोदना ये मिट्टी का है, ये सब देख रहे हैं। ये सब अपने प्रदेश में है। सर, कलाकारों को उनके क्षेत्र पर आगे बढ़ाने की दिशा में क्या काम होगा? अच्छा काम करेंगे और लगातार बढ़ा रहे हैं। जगार मेला भी लगा रहे हैं, ये भी एक माध्यम है ना। यहाँ पर इनको प्रोत्साहित करने का, इनको पुरस्कृत भी करते हैं। आज 5 लोगों को पुरस्कृत भी किए हैं। इससे निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बढ़ता है, काम करने में उत्साह आता है और आगे जो भी होगा वो करेंगे। इनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इनको आगे बढ़ाने में क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब करेंगे। सर, आपने ये भी बात कही है कि प्रदेश के हर जिलों में उनके लिए जो है दुकान भी होनी चाहिए, जिससे उनका सामान आगे बढ़े। जिस जिले में आवश्यकता होगी वहाँ पर करेंगे, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और ये जगार 2024 है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है और वे अभी स्टॉल्स का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन रेणु साहू के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चुनाव के अलावा अन्य विकल्पों पर राज्य सरकार आमजनों से सुझाव लेगी, फिर प्राप्त सुझाव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गांव में पंचायती चुनाव प्रक्रिया के कारण तनाव की स्थिति रहती है। इधर मामले पर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील नारायण शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का चरित्र अलोकतांत्रिक है। तो पंचायतों में जो वार्ड हैं, ग्राम पंचायत तक भी मैं सोचता हूँ हमारे पास और चयन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, इस पर भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे और हम और भी विषयों का इजाद कर सकते हैं। हो सकता है कोई बुद्धिमान, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ और रास्ता बताए, वो रास्ता हमारी बात समझ में होगा तो केंद्र में एक बार बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायतें हैं वहाँ पे चुनाव नहीं करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा गांव के बीच में और उसके बाद में वहाँ पे मनोनयन किया जाएगा। यह बेहद ही आपत्तिजनक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करती है। विदिशा के बेतवा नदी में कई आधार कार्ड तैरते मिले। प्रथम दृष्टया ये डाक विभाग की लापरवाही मानी जा रही, जिन्हें लोगों के घरों में न पहुंचाकर इसे नदी में फेंक दिया गया हो। बेतवा नदी पर श्रम समिति के सदस्यों की नजर पड़ी तो उन्होंने आधार कार्ड को इकट्ठा कर पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी। विदिशा जिले में इस तरह आधार कार्ड मिलने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। उद्यान के बगल में ही हजारों की तादाद में आधार कार्ड, कुछ नोटिस वगैरह ऐसे पाए गए। हम ये देख रहे हैं कि सरकार कितनी लापरवाही कार्रवाई हुए। ठीक है ना, ये आधार कार्ड बहुत कीमती है, इससे कोई भी मतलब कुछ भी कागज लगा करके कोई भी दुरुपयोग कर सकता है इसका। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। निश्चित रूप से है तो गंभीर बात, चिंताजनक बात है। कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड आजकल महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। आज एमएवी इंचार्ज द्वारा मेरे को फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि ये बेतवा घाट के कर्मचारियों द्वारा, सफाई कर्मचारियों द्वारा कुछ आवश्यक डाक पाई गई, जिसकी तुरंत मैंने स्पॉट पे आकर जब्ती की गई। अब जो विभागीय कार्रवाई होगी उसकी अलग से सूचना आपको दी जाएगी। रायपुर में एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। भटगांव में तामीर हुई अफशा मस्जिद की इफ्ताह में पहली बार हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत ईसाई समाज के धर्मगुरु शामिल हुए। इस मौके पर सिख समाज के धर्मगुरु ने कहा कि इसमें गुरुद्वारे की झलक दिखाई देती है। वहीं ईसाई समाज के आर्च बिशप हेनरी ठाकुर ने कहा कि मानव से प्रेम नहीं करने वाला ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। उन्होंने मस्जिद बनवाने वाले वकील फैजल रिजवी की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाईचारे की मिसाल पेश की। आज इस मस्जिद के निर्माण उपरांत इसके उद्घाटन के अवसर पर हम सब आकर खुशी महसूस करते हैं। हमें यहाँ बाबा फरीद के भी दर्शन होंगे, कबीर जी के भी दर्शन होंगे, नानक जी के भी दर्शन होंगे और खुदा की खुदाई एक रहे, हमारा देश एक रहे, हमारा प्रदेश एक रहे, ये पैगाम हमेशा दूर दूर तक जाए, ये हमारी सद्भावना है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो फैजल रिजवी जी हैं, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में रख सकते थे, लेकिन इन्होंने इस मस्जिद को मानवता का मंदिर बना करके, भाईचारे का संदेश दे करके आज के समय केवल हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए दिया है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम जो कुछ भी हैं। इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे अगर भावनाएं, ऐसे अगर विचार पूरे जगत में आ जाएं तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिंदू मुसलमान का तो परेशानी नहीं उठे। हम तो बहुत अति प्रसन्न हैं और खुश हैं और यही दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमारे वाहिगुरु, हमारे भगवान कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान ऐसा माहौल बनाए कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। मस्जिद में जो हमें है कि ये रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, कुछ अगर कोई तकलीफ़ हो जाए या थक जाए तो वो जो है वो यहाँ आके आराम कर सकता है 2-3 घंटे 4 घंटे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब दुआ करें आप सब कि खाना जो है यहाँ 24 घंटे मिलता रहेगा। यहाँ वो लिखा रहेगा खाना आपका इंतज़ार कर रहा है, तो वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये जो आज जो ये इस मस्जिद में जो हुआ है, जो आबिद भाई सूर्या ने 10,000 स्क्वायर फीट गुरुद्वारे को दी है, इससे बड़ी मिसाल और क्या आपको मिलेगी आज के। और यही भाईचारा, जब हम आपस में प्रेम से रहेंगे तो यकीनन हमारा देश जो है पूरे विश्व का जो है गुरु होगा।
इस साल 2024 के अंत तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि साज सज्जा का काम 2025 में भी चलता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में परकोटा और 6 मंदिर मार्ग, यात्री सुविधा केंद्र समेत सभी निर्माण कार्य 2025 तक पूरे होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त कैमरे लगाए जाने जो संदिग्ध गतिविधि देखते ही कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजेंगे। 2024 में मंदिर का काम तो लगभग पूरा हो जाएगा, परकोटे का काम भी अधिकाधिक मात्रा में पूरा हो जाएगा। 25 में यथाशीघ्र परकोटा फिनिश हो जाएगा। चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी, यहाँ एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी, चिकित्सक यहाँ बैठेंगे, सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार शाम राजभवन में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता की जगह ली, जिनका कार्यकाल 17 अक्टूबर को खत्म हो गया था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।